वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम संसाधन एवं विकास कक्षा 8 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के 2 पार्ट्स हमने रिलीज कर दिए। 2 पार्ट में हमने पढ़ चुके हैं। आज के इस पार्ट में हम जल वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जल वाटर क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और जो कि एक प्राकृतिक संसाधन है हमने पढ़ा था। जो कि तो इस प्राकृतिक संसाधन का किस तरह से वितरण है पूरे विश्व में, पढ़ते हैं हम। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। पहले वाले वीडियो में हमने जो संसाधन वाला जो संसाधन के बारे में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि जल बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तथा भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी का जो 3 और 4 पार्ट है वो क्या है, पानी से ढका हुआ है। इसलिए इसे जल ग्रह कहना भी विभुक्त था। ये अगर हम पृथ्वी को जल ग्रह बोलते हैं, वाटर प्लैनेट बोलते हैं, तो भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा जल है हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, लगभग 2000 वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही आरंभ हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी जीवन है ना, पहला जो जीव है वो महासागर में बना था। ठीक है, वो ये साइंटिफिकली भी है, जो अभी तक के एविडेंस वैज्ञानिकों को मिले हैं, अभी तक के जो सबूत, उसके आधार पर यही कहा जाता है कि जो जीव प्रजाति है वो महासागर से शुरू हुई थी। ठीक है, तो पानी इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है। ठीक है, महासागरों का जल लवणीय है और मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अब महासागरों का जो जल होता है वो लवणीय, लवणीय का मतलब क्या होता है, खारा। ठीक है, तो महासागरों का जो पानी है वो खारा है ऑब्वियसली। तो इस खारेपन की वजह से जो मानव है वो उसका उपयोग नहीं कर पाता, हमारे लिए ये सुटेबल नहीं है। अलवण जल केवल कितना है, 2.7%। अलवण जो पीने लायक है, खारा नहीं है, वैसा जल कितना है, 2.7%। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों। अब ये जो 2.7% है, 2.7% का भी 70% भाग कहाँ पर है, बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में, बड़े बड़े बर्फ के पत्थरों और बर्फ के रूप में ही अंटार्कटिका, हमारे जो पोलर एरियाज हैं, ठीक है, ध्रुवीय इलाके हैं, वहां पर है। जैसे कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। जो बर्फ के पर्वत हैं बड़े बड़े, ऐसे प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव के लिए उपयुक्त है। 1% जल ऐसा है जो अलवण है और हमारे लिए बोल सकते हैं अवेलेबल है, हम जिसका यूज कर सकते हैं। ये पानी कौन सा है, यह भौम जल, जमीन के जो अंडरग्राउंड वाटर है वो, नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में, नदियों और झीलों में जो जमीन के ऊपर जो बह रहा है जो पानी, उसके रूप में है। ये सिर्फ 1% है। ठीक है, वायुमंडल में जल वाष्प, जो हमारा वायुमंडल है, उस वायुमंडल में जो वाटर है वेपोराइजेशन के जरिए जो मौजूद होता है वो परमानेंट होता है, हमेशा मौजूद होता है। ठीक है, तो वायुमंडल में जो जल वाष्प है उसके रूप में ये जो 1% है वो मौजूद है। इसके अलावा बाकी जो भी है वो सारा लवणीय है, खारा है, हमारे लिए किसी भी तरह से यूजफुल नहीं है। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर क्यूब, ठीक है, प्रति वर्ष। हर साल 3850 घन किलोमीटर था, जो कि 2000 में, सन 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, पानी की खपत बढ़ी है। आने वाले 25 सालों में जैसी जनसंख्या का विस्फोट हुआ है, उस जनसंख्या के विस्फोट के साथ में जल की जो खपत है वो भी क्या हुई है, बढ़ी है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है, इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। ये बात आप समझ लीजिए कि किसी भी तरह से पृथ्वी पर जो उपस्थित जल है, उस उपस्थित जल को न हम बढ़ा सकते हैं, न हम उसको कम कर सकते हैं। ये जितना रहता है उतना ही रहता है। ठीक है, बारिश होती है, ये सब ठीक है, लेकिन ये बारिश का जो पानी है वो भी पृथ्वी से ही लिया गया पानी है। ठीक है, इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है। प्रचुरता का मतलब किसी जगह पर पानी कम है, किसी जगह पर पानी ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, भाप बनकर जो पानी ऊपर जाता है, वर्षण जो बारिश होती है, और अफवाह जो जमीन पर बहता है बारिश होने के बाद, इस प्रक्रियाओं द्वारा कहाँ जाता है, महासागरों में, महासागरों से वायु में, वायु से वापस भूमि में, बारिश के जरिए, और बारिश से फिर से महासागरों में ये पानी चला जाता है। इस तरह से पानी क्या होता है, निरंतर गतिशील है, ये कभी भी एक जगह खड़ा नहीं रहता है पानी। ठीक है, ये हमेशा से इधर से उधर होता रहता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता रहता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, जल चक्र भी कहते हैं, वाटर साइकिल भी कहते हैं। ये आप सभी को पता होगा वाटर साइकिल क्या होता है। महासागरों से पानी का भाप बन के ऊपर जाना, बादल बनना, बारिश होना, और इस तरह से ये क्रम क्या होता है,
चलता रहता है। इस कारण से हम इसकी प्रचुरता में विविधता देख सकते हैं। अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक क्या हैं? अभी इसकी आपूर्ति कम क्यों है, इसके मुख्य कारक क्या हैं? जनसंख्या बढ़ रही है, ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों खपत बढ़ेगी, खपत बढ़ने के साथ आपूर्ति कम हो ही जाएगी। भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, जनसंख्या बढ़ रही है तो फसलों की मांग भी बढ़ेगी। बढ़ता नगरीकरण, नगरों में जो लोगों की जो जनसंख्या है, नगरों की जो लोगों की जनसंख्या है वो बढ़ रही है और बेहतर होता जीवन स्तर और इन लोगों के जो है जीवन का जो स्तर है वो बेहतर हो रहा है। इस वजह से पानी की खपत क्या है, जल की जो खपत है वो ज़्यादा हो रही है। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। यदि आप भी ध्यान रखिए, आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपके घर में कोई भी नल टपक रहा है किसी भी तरह से, तो आप समझ लीजिए कि एक वर्ष में आपके आपके कारण बोल सकते हैं, आपके कारण ही 1200 लीटर जल ऐसे ही व्यर्थ हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती है और मात्रा में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है? क्या आपने कभी जल बाजार के बारे में सुना है? क्या आपने सुना है कि कहीं जल बिक रहा हो? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 सवा लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे खुद का पानी नहीं है। हो सकता है वहाँ पे पानी की कमी हो। इस तरह की कमी है कि आसपास के क्षेत्रों से इसे पानी खरीदना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन हमारे साथ नहीं है, तो हमें खुद को बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत समझना चाहिए। ठीक है? जल उपलब्धता की समस्याएँ। अब बात करते हैं जल उपलब्धता की समस्याएँ, जो पानी जो है उसकी अवेलेबिलिटी की कितनी प्रॉब्लम्स है, ठीक है? यहाँ पर हमें कुछ एरियाज़ बताए हुए हैं, जहाँ पर जल की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? अधिकांश अफ्रीका का मतलब ऑलमोस्ट अफ्रीका पूरा का पूरा जो अफ्रीका है, यहाँ पर वो मार्क करके मैं बता रहा हूँ। ये अफ्रीका का जितना भी एरिया है, ये अफ्रीका है और अफ्रीका का लगभग एरिया पानी की कमी से जूझ रहा है, ठीक है? पश्चिमी एशिया, एशिया का वेस्ट पार्ट, ये मुख्यतः गल्फ कंट्रीज, ठीक है? वेस्ट पार्ट, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है और इसका पश्चिमी भाग क्या है, ये भी जल की कमी का सामना कर रहा है, ठीक है? उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, ये मैक्सिको का ये उत्तरी पश्चिमी भाग, इसमें भी जल की कमी है और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया और पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया भी जल की कमी का सामना कर रहा है, ठीक है? और लवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण, मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण का मतलब साल भर में जितनी भी वर्षा होती है, उस वर्षा के अलग-अलग विविधता के कारण भी क्या होता है कि जल का अभाव हो सकता है। भाई किसी साल बारिश कम गिरी है, तो हो सकता है कि उस क्षेत्र में क्या है, जल का अभाव होता हो, ठीक है? अथवा अति उपयोग, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर बारिश नहीं हो रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि बारिश तो बराबर हो रही हो, लेकिन वहाँ के लोगों द्वारा या हमारे द्वारा ही उसका सही से उपयोग नहीं किया जा रहा हो और उसका वेस्ट किया जा रहा हो। इस वजह से भी जल की समस्या हो सकती है, ठीक है? जल स्रोतों के संरक्षण का मतलब होता है कि हमें जिन-जिन स्रोतों से जल प्राप्त हो रहा है, उन स्रोतों को ही अगर हमने गंदा कर दिया है, तो हमें आने वाले समय में जल की उपलब्धता की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या करना पड़ रहा है, ठीक है? तो ये प्रमुख कारण होते हैं, या तो अब बारिश का जो वितरण है, जो वर्षा का जो वितरण है वो अलग हो सकता है या फिर हम खुद उसके कारण हो सकते हैं। अब इसका संरक्षण कैसे करना है? जल एक संसाधन है, बोल सकते हैं आने वाले समय में खत्म भी हो सकता है यदि इसका सही से उपयोग नहीं किया गया, तो इन संसाधनों का संरक्षण करना कैसे? इसके बारे में देखते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, जो भी हमारा जो वेस्ट होता है, हमारा जो डेली वेस्ट होता है, वो क्या-क्या रीज़न है? तो ये डेली वेस्ट हमारा खुद का, हम खुद भी कितना सारा वेस्ट करते हैं। कृषि रसायनों का विसर्जन, जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, उन फर्टिलाइज़र को भी हम ऐसे ही किसी भी तरह से बहा देते हैं, विसर्जित कर देते हैं और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। तो जल निकाय जो होते हैं, जो हमारे प्राकृतिक स्रोत होते हैं, जो नदियाँ वगैरह होती हैं, जो झीलें वगैरह होती हैं, वहाँ पर वहाँ के किनारे कहीं पे फैक्ट्री लगी हुई है और उस फैक्ट्री के जो केमिकल है वो सीधा उस पानी में मिलाया जा रहा है, जिससे पानी क्या हो रहा है, पूरा का पूरा गंदा हो रहा है। ये प्रमुख कारण होते हैं जल संसाधनों जल संसाधन है जो हमारा पानी है उसके प्रदूषण के। आगे इसके संरक्षण की बात करते हैं, तो इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व, अगर हम कोई फैक्ट्री में जो केमिकल वगैरह जो निकल रहे हैं, उनको हम फैक्ट्री में छोड़ते हैं, इससे पहले बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके ये जो वेस्ट हम बाहर निकाल रहे हैं, उसमें जो केमिकल है उसको जहाँ तक हो सके वहाँ तक अगर हम शोध कर लेते हैं, हम उसको क्लीन कर लेते हैं
और जल प्रदूषण नियंत्रित, अगर इनको क्लीन करके फिर इसको बचे हुए लिक्विड को अगर पानी में छोड़ा जाए तो काफ़ी हद तक हम जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, इस कारण को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। जल संरक्षण का एक अन्य उपाय है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण कह सकते हैं हर किसी चीज़ की बड़ा बोल सकते हैं रामबाण इलाज है, ठीक है। वृक्षारोपण, पेड़ पौधे लगाना, वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद कर देते हैं, ठीक है। धरातलीय प्रवाह का मतलब जो जमीन पर जो पानी बहता है उसको धीरे कर देते हैं। जमीन की जो पकड़ है, भूमि की जो पकड़ है उसको भी बनाए रखते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। और इस तरह से जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उस अंडरग्राउंड वाटर को भी क्या है सही से कर देते हैं। जल का प्रवाह धीरे होगा तो सीधी सी बात है जल को जमीन के अंदर जाना होगा, भूमि के अंदर प्रवेश करना होगा। अगर जल भूमि के अंदर खपेगा तो भूमिगत जल जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी बढ़ेगा। जल का संग्रहण करना भी जल संरक्षण की विधियों में से एक है। और जल को इकट्ठा करना और उस इकट्ठे हुए जल को समय के साथ उपयोग करना भी जल संरक्षण की विधियों में से आता है, ठीक है। ये आप एक फोटो है, उस फोटो में देख सकते हैं केमिकल निकल रहे हैं फैक्ट्री से और पानी में मिल रहा है और ये आप इसके कलर से पता लगा सकते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, कितना ज़्यादा रासायनिक है, ठीक है। और इस डायग्राम में आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग देख सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना, विभिन्न उत्पादक उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। जब बारिश हो रही है तब हमारे छत से जो पानी बहता है, जो हमारे छत पे जो पानी गिरता है उस पानी को इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रहण रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। इस जल का उपयोग फिर आने वाले समय में हम हमारे अपने अन्य कार्यों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों को पानी देना, उसे दे सकते हैं। हमारी गाड़ियाँ धोना, हमारे कपड़े वगैरह धोना, हम इन कामों के लिए इस पानी का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। औसतन 1 घंटे की वर्षा का एक दौर 8,000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। अगर हम 1 घंटे की बारिश का जो पानी है अगर उसको हम बचा लेते हैं तो 8,000 लीटर के आसपास का जो जल है वो बच जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। आने वाले समय में हम इसका अच्छे से बहुत ही अलग-अलग तरह के कामों के लिए कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए रोकने के लिए क्षेत्रों की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है, ठीक है। सिंचाई भी एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा कार्य है जिसमें बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इस तरह क्या होता है कि जल वेस्ट भी हो जाता है, काफ़ी सारा पानी वेस्ट हो जाता है। आप देखते होंगे आपके किसी क्षेत्र में अगर खेत वगैरह है तो आप देखते होंगे कि खेतों से पानी बहकर रोड पर ऐसे ही बह जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से जल का जो है वो वेस्ट है, पानी का वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो रिसाव और वाष्पीकरण, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो पानी जल्दी सूख जाता है खेतों से, तो ये भी इससे भी पानी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। इसका क्या है एक अच्छा उपाय क्या है? स्प्रिंकलर से सिंचाई। स्प्रिंकलर का मतलब होता है फुव्वारा फुव्वारा मारकर जो सिंचाई की जाती है उसे, ठीक है। आप इस फोटो में देख सकते हो पाइपलाइन लगा दी गई है और ऐसी तकनीकी है जिससे जो पानी होता है वो फुव्वारे के रूप में पूरे खेत में छिड़का जाता है और वो जो पानी पूरे खेत में छिड़का जाएगा तो इससे पानी की खपत भी कम होगी और जो हमारा उपयोग है, हमारा जो उद्देश्य है वो भी अच्छी तरह से सिद्ध हो जाएगा, हम सिंचाई भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है वाष्पीकरण के अधिकतर वाले शुष्क प्रदेशों में जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, जहाँ पर पेड़ पौधों जो खेतों में जो पानी है उसको पानी सिंचाई करते ही वो थोड़ी देर में सूख जाता है। इतनी गर्मी वाले प्रदेशों में क्या करना चाहिए? तो सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। इस विधि में होता क्या है कि बेसिकली पाइपलाइन लगा दी जाती है, उस पाइपलाइन में इस तरह से छोटे-छोटे छेद होते हैं, उन छेद के ज़रिए पानी क्या होता है समय-समय पर लगातार रूप से टपकता रहता है पौधों की जड़ों में, ठीक है? ऐसे पाइपलाइन बिछा दी जाती है, ऐसे इस प्रकार से पाइपलाइन बिछा दी जाती है और पानी निरंतर बहता रहता है। इस तरह से पौधों में पानी की कमी भी नहीं होती है और जो गर्मी की वजह से जो पानी सूख रहा है, वो पानी भी नहीं सूखता है। तो इस तरह से ये कुछ विधियाँ हैं, जल संरक्षण की कुछ विधियाँ हैं, इन विधियों को अपनाकर हम पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जल के बारे में पढ़ेंगे। आने वाले वीडियो में जो चौथा पार्ट होगा, इस थर्ड पार्ट में हमने जल के बारे में पढ़ा, आने वाले चौथे पार्ट में हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा आखिरी पार्ट होगा। आपको कोई भी शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।